आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की 100% पॉलिटिकल शो की शुरुआत 2024 चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने गठबंधन तो बना लिया, लेकिन अभी कई मामलों में इंडिया में तस्वीर साफ नहीं है। सबसे बड़ा यह है कि सीट शेयरिंग और प्रधानमंत्री पद को लेकर पेंच फंसा हुआ है। आप खुद सुनिए कैसे इंडिया के बड़े नेता खुलकर बोलने से बच रहे हैं और बीजेपी का तंज कसने का बीजेपी को मौका मिल गया है। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना है। मुझे लगता है थोड़ा टाइम दीजिए, हो जाना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि क्योंकि एक पर्टिकुलर शहर में सब लोग एक जगह एकत्रित होकर मीडिया का समूह के सामने बात नहीं कर रहा है तो बात नहीं हो रही है? ऐसा गलत है। बहुत सारी बातें फ़ोन पर, बहुत सारी बातें जूम कॉल पर, बहुत सारी बातें कॉन्फ्रेंस कॉल्स पर होती हैं। हर बात मीडिया में बताना ज़रूरी नहीं होता है। जब कोई पुख्ता चीज़ें तय होंगी तो आपको ज़रूर पता चलेगा। एक बिहारी होने के नाते हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार से कोई प्रधानमंत्री बने। आदर नीतीश कुमार जी में वो क्षमता है, वो योग्यता है, वो अनुभव है। आज नीतीश कुमार हैं तो बीजेपी ने नीतीश कुमार बनाया है, जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनते। बिहार में जाति पर छिड़ी सियासी जंग और तेज होती जा रही है। लालू ने अपने सांसद मनोज झा को ठाकुर पर पढ़ी गई कविता पर क्लीन चिट दे दी है, तो वहीं क्षत्रियों को लेकर उनके लाल तेज प्रताप यादव ने नया कमेंट कर दिया है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। ठाकुर पर पढ़ी गई जिस कविता पर बिहार में एक हफ्ते से सियासी घमासान मचा हुआ है, लालू ने अब उस पर चुप्पी तोड़ी है और मनोज झा को क्लीन चिट दे दी है। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। वहीं लालू के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए ठाकुरों पर तंज कसा। क्षत्रिय ब्राह्मण के रक्षा हेतु अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। इसका उदाहरण वेद पुराण और हमारा इतिहास गवाह है कि जब भी ब्राह्मण पर कोई संकट आया, क्षत्रिय सदैव सबसे आगे रहे हैं और आजकल के क्षत्रिय बस जाति के नाम पर दिखावा करते हैं। यानी लालू यादव और तेज प्रताप दोनों ही इस लड़ाई में ठाकुरों के खिलाफ और ओबीसी वोट बैंक के ध्रुवीकरण में जुटे हुए हैं। इस बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू पर कंफ्यूजन पैदा करने वाली राजनीति का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री हमारे या लालू जी मुसलमानों के वोट के लिए सारे कुकर्म करते हैं, हिंदुओं को जात में बांट करके देखते हैं। 5 राज्यों में जल्द ही इलेक्शन का ऐलान हो सकता है और पीएम मोदी मिशन मोड पर है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से पीएम कैसे तूफानी चुनावी दौरे पर है, इस रिपोर्ट में जानिए। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी धुआंधार प्रचार करेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पीएम मोदी 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कई राज्यों को विकास की सौगात भी देंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करेंगे। 2 अक्टूबर को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और जनसभा करेंगे। 2 अक्टूबर को एमपी के ग्वालियर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और जनसभा। 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करेंगे। जगदलपुर के लालबाग में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जनसभा करेंगे। तेलंगाना के निजामाबाद में विकास की सौगात देने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 अक्टूबर को फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी राजस्थान के जोधपुर में पोलो ग्राउंड पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और दोपहर को जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी दिन पीएम मध्य प्रदेश के जबलपुर जाएंगे, जहां विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा करेंगे। और बीते 6 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दौरे किए हैं। 8वीं बार सूबे का वो दौरा करेंगे, लेकिन इस बार के दौरे से पहले एक खास रणनीति भी तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों में धुआंधार प्रचार करेंगे। इनमें वो मध्य प्रदेश भी शामिल है जहां 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है। अब देश के दिल में दोबारा कमल खिलाने का मिशन लिए पीएम मोदी आने वाले हैं, तो सूबे के नेता उत्साह और जोश में हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का आना मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए प्रसन्नता की बात है। वे ग्वालियर भी आ रहे हैं, अभी जबलपुर भी आ रहे हैं
नई सौगात लेके आएंगे, मध्य प्रदेश का विकास होगा और मध्य प्रदेश पर उनकी नज़र बनी रहेगी तो मध्य प्रदेश और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। वहीं इस बार 3 अक्टूबर को ग्वालियर दौरे के बाद 5 अक्टूबर को फिर एमपी आएंगे। जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक की नींव रखेंगे, जबकि पीएम शहडोल की सभा में कह चुके हैं कि 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी को भारत सरकार पूरे देश में मनाएगी। इसके जरिए महाकौशल की 40 सीटों को साधने की तैयारी है। कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में आज कर्नाटक बंद है। कन्नड़ और किसान संगठनों के प्रमुख कन्नड़ ओकुट्टा संघ ने 12 घंटे का ये बंद बुलाया है। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने आज तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में खूब बवाल किया। बेंगलुरु पुलिस ने केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अत्तिबेले समेत जगह जगह प्रदर्शन कर रहे 50 से ज्यादा कन्नड़ समर्थकों को हिरासत में लिया। कर्नाटक बंद के दौरान 30 से ज्यादा संगठन सड़कों पर उतरे हैं। बंद को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद रखे गए। बेंगलुरु और मांड्या में बंद का सबसे ज्यादा असर देखा गया। तमिलनाडु ने कर्नाटक से 15,000 क्यूसेक और पानी छोड़ने की मांग की है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को सालाना 404.25 मिलियन क्यूबिक फीट और कर्नाटक को 284.75 मिलियन क्यूबिक फीट पानी देने का आदेश दिया था। 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश में कर्नाटक को अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5,000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया है, जिसका कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। और पंजाब में किसान के रेल रोको आंदोलन चल रहा है किसानों का, लेकिन कई रूट्स पर रेल 2 दिनों से ठप है। आंदोलन के नाम पर असुविधा होने वाली खबर पर ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के किसानों ने ट्रेन रोक रखी है। पटरी पर गद्दे जमाकर बैठ गए हैं। किसानों ने एमएसपी गारंटी और मुआवजा समेत 5 डिमांड पूरी कराने की ठान रखी है। अब इन 2 तस्वीरों को देखिए। क्या ये सवाल पैदा नहीं होता कि किसान और सरकार के बीच रेल यात्री क्यों पिस रहे हैं? रेल और उनके मुसाफिरों का नुकसान आखिर कब तक होगा? उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के मुताबिक उन्होंने 72 घंटे तक धरने पर नोटिस दिया है। फिरोजपुर मंडल के 14 स्थानों और अंबाला मंडल के 4 स्थानों पर किसान बैठे हैं। 3 दिनों के धरने के चलते लगभग 90 मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 150 लोकल ट्रेन रद्द की गई हैं। रविवार दोपहर 12 बजे तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। पंजाब में अलग अलग जगहों पर किसान 17 मेन पॉइंट्स पर ट्रैक को जाम करके बैठे हैं। मोगा, अजीतवाल, होशियारपुर, गुरदासपुर, जालंधर कैंट, तरन तारण, संगरूर समेत कई स्टेशनों पर ट्रैक जाम हैं। बंद की वजह से अब सड़क मार्ग भी बाधित किए जाने लगे हैं। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जहां किसानों के जाम किए जाने की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। चार्टर्ड प्लेन के टेंडर पर पंजाब की सियासत गर्म है। आखिर वो कौन सा खुलासा है जिसने पंजाब की सियासी फिजा में पुलिस भी कूद गई है? 2024 के चुनाव पर असर डालने वाली ये रिपोर्ट देखिए। चार्टर्ड प्लेन पर पंजाब की सियासत हवा में उड़ रही है। चार्टर्ड प्लेन हायर करने को लेकर पंजाब सरकार की ओर से निकाले गए टेंडर से जुड़े दस्तावेज ट्विटर पर जारी करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट मानिक गोयल को पंजाब पुलिस ने ट्विटर पर दी चेतावनी। कहा, टेंडर को लेकर जारी किए गए दस्तावेज सेंसिटिव हैं, इन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह से ट्वीट के माध्यम से शेयर नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस ने ट्वीट को जल्द डिलीट करने के निर्देश दिए, जिसके जवाब में आरटीआई एक्टिविस्ट ने ट्वीट किया कि ये डॉक्यूमेंट्स पंजाब सरकार की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हैं, तो ये डॉक्यूमेंट सेंसिटिव या राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं? दरअसल जिस टेंडर को लेकर ट्वीट हो रहा है वो कोई नया नहीं है। इससे पहले पिछले साल भी ऐसे ही टेंडर 1 साल के लिए एयरक्राफ्ट हायर करने को लेकर निकाले गए थे, लेकिन एयरक्राफ्ट कंपनियों ने 1 साल के लिए अपने चार्टर्ड विमान को पूरी तरह से पंजाब सरकार को डेडिकेटेड करने की हामी नहीं भरी थी और कहा था कि वीवीआईपी मूवमेंट के रोस्टर के हिसाब से ऑन कॉल चार्टर्ड प्लेन पर उड़ान के हिसाब से मुहैया कराया जा सकता है। अब 1 साल पूरा होने के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बीड मांगी गई है। एक और इंडिया गठबंधन 2024 चुनाव की तैयारियां कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए। कांग्रेस एमएलए सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के बाद से ही पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। कांग्रेस इसके लिए मान सरकार को कोस रही है। इस घटना से दोनों पार्टी के बीच होने वाली गठबंधन की संभावना पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन पंजाब सरकार नशे के खिलाफ एक्शन से नहीं रुक सकती है। नशे ने
हमारे युवाओं को, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जिस स्केल के ऊपर नशा है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसके खिलाफ एक जो जंग छिड़ी हुई है, उस जंग में फिर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। खैरा के खिलाफ 2015 में फाजिल्का जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। खैरा को नशीले पदार्थ की तस्करी से जुड़े एक्ट में चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से कांग्रेस मान सरकार पर हमलावर है। हमारे विधायक श्री सुखपाल खेरा जी और किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो उनका गिरफ्तार होना निंदनीय है, शर्मनाक है। इससे पहले खैरा को 2021 में ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भी गिरफ्तार किया था। और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजभवन और राज्य सरकार आमने सामने। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को ममता दीदी की पुलिस पर भरोसा नहीं है, उन्हें जासूसी का डर सता रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद, इन्हें ममता दीदी की कोलकाता पुलिस पर भरोसा नहीं है, लिहाजा कोलकाता पुलिस को राजभवन से बेदखल किया जा रहा है। राज्यपाल सीवी आनंद ने इसके लिए बाकायदा राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है। राज्यपाल सीवी आनंद को शक है कि उनकी टैपिंग और ट्रैकिंग की जा सकती है। यही वजह है कि चिट्ठी में राज्यपाल ने सुरक्षा उपायों की गुजारिश भी कर दी है। सीवी आनंद ने राजभवन में जैमर और दूसरे अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाने को कहा है। महामहिम की चिंता के बाद गुरुवार को पूरे परिसर की डीबगिंग की गई। राज्यपाल चाहते हैं कि कोलकाता पुलिस केवल राजभवन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट, ग्राउंड फ्लोर और उद्यानों तक सीमित रहे। साथ ही बोस ने यह भी निर्देश दिया है कि राजभवन में तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगातार बदलती रहे। राज्यपाल की सिफारिश के मद्देनजर कोलकाता पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ बैठक की है, जिसमें भवन की पहली मंजिल पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती का फैसला किया गया। खास बात यह भी है कि जनवरी में राज्यपाल बोस को केंद्रीय गृह मंत्रालय से Z+ सुरक्षा दी गई थी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से अगली खबर है, जहां एक लड़की का शव मिलने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है, तो वहीं पुलिस की दलील कुछ और ही है। बंगाल में बर्बरता की ऐसी खबर सामने आई कि जिसे सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यहाँ एक लड़की से रेप किया गया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। उसके शव को जला दिया गया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर ममता सरकार पर निशाना साधा है और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। लाश मिली है जली हुई हालत में, ताकि उसका चेहरा ना पहचाना जाए। और ये 24 परगना बंगाल की घटना है और ये घटना याद दिलाती है किस प्रकार से लगातार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो है वो बंगाल में पाए जा रहे हैं। और ममता दी जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, आज उन्होंने उस देवी क्षेत्र को बॉम्ब, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया है। पुलिस ने मृतक लड़की को बांग्लादेशी नागरिक बताया है और जांच की बात कही है। इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। दरिंदगी का ये मामला तब सामने आया जब बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने लड़की के शव का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और इस वारदात में टीएमसी के कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत को तरक्की की राह पर लाने में हर पार्टी का योगदान है। इस दौरान शाह ने साथ में 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में हुए 118वीं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 9 साल वादों को पूरा करने वाले साल हैं। 9 साल के अंदर मोदी जी ने हर क्षेत्र के अंदर भारत को बदलने का प्रयास किया है और भारत को बदलने में सफल भी रहे। देश के अर्थतंत्र को भी ये 9 साल में एक नई दिशा देने का और मजबूती देने का काम भारत सरकार ने किया है। एक प्रकार से 9 साल प्रॉमिस, परफॉर्मेंस और परिणाम के 9 साल रहे। शाह ने कहा कि आज दुनिया हर मुद्दे पर भारत की ओर देख रही है। 2047 में भारत संपूर्ण विकसित राष्ट्र होगा। 2026 तक भारत की इकॉनमी $5 ट्रिलियन की होगी। 2027 में हम 5वें नंबर से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसमें इंडस्ट्री की अहम भूमिका होगी। कानून के रखवालों की भर्ती में गड़बड़ी फैलाए जाने की खबर के बाद बिहार के सुशासन राज पर सवाल खड़े हैं। बेगूसराय और सहरसा जिले से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रमोद नाम के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। काले कपड़े के नीचे वो 5 मुन्ना भाई के चेहरे हैं, जिसकी पहचान
चौड़ाही के रहने वाले सुनील बिट्टू, गुलशन रामबाबू यादव और अभय कुमार के रूप में की गई है, जिन्होंने 1 अक्टूबर को होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की। इनकी प्लानिंग देखिए। पुलिस ने इनके पास से 33 वॉकी टॉकी, 16 ब्लूटूथ, पेन ड्राइव और 6 मोबाइल समेत 1,95,000 नकद भी बरामद किया। ये 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनके पास से मिला है। मैंने खुद चेक किया है तो ये जो ईयरफोन ब्लूटूथ डिवाइस है, ये कान में लगाने के बाद और इसको कपड़े में लगाने के बाद और इस वॉकी टॉकी अगर ये 100 मीटर की भी दूरी पे होगा सेंटर से, तो भी मैंने देखा है कि इस पे आवाज आती है। बिहार पुलिस की परीक्षा में सफलता दिखाने की गारंटी देने वाले 4 लोगों को सहरसा से भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से ATM कार्ड, आधार कार्ड समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत 85,000 नकद जब्त किए गए हैं। वर्तमान में भी जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, उनके सभी के बैकग्राउंड इत्यादि को और सारी चीजें जो उनके ट्रांजैक्शन से सभी को खंगाला जा रहा है, जिससे आगे अनुसंधान में ये स्पष्ट होता है। सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ी की ऐसी ही कोशिश का पर्दाफाश छपरा में भी किया गया है। हालांकि यहां सभी आरोपी भागने में सफल रहे, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। लेकिन पुलिस ने खैरा थाना क्षेत्र के खुदाईबाई गांव के पास ही से काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी से छपरा के अलग परीक्षा केंद्रों पर सेटिंग कराने के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य सामान जब्त किए। और आगे बढ़ते हैं। सर्दियों के मौसम में दिल्ली के प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने 15 पॉइंट विंटर प्लान तैयार किया है, लेकिन पराली को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर तंज किया है। दिल्ली सरकार के प्रदूषण प्लान पर बीजेपी ने चुटकी ली और पूछा कि इससे पहले केजरीवाल सरकार पराली को लेकर पंजाब सरकार पर आरोप लगाती थी, लेकिन अब तो वहां आपकी सरकार है। ऐसे में पराली कंट्रोल को लेकर सरकार के पास क्या प्लान है? दिल्ली के आसपास की सरकारें उनको ब्लेम करते थे, अब वो उनकी सरकार है पंजाब में, तो शुरुआत पंजाब से होनी चाहिए कि जो पराली को जलाने की वजह है, वी आर हेल्पिंग आउट इन आवर ओन वे। मैं तो पराली से एथेनॉल भी बना रहे हैं हम। दरअसल आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए 15 पॉइंट विंटर प्लान का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने पराली का भी जिक्र किया था। दिल्ली में पराली जलाने को कम करने के लिए पूसा द्वारा बनाया गया बायोडिकम्पोजर पिछले 3 सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। पिछले साल हमने 4400 एकड़ में बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल किया था। इस साल 5000 एकड़ में बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से अगली खबर है, जो राज्य में विकास की गारंटी पर काम कर रही है। लंदन से लौटे सीएम धामी ने बताया कि सरकार ने वहां 12,500 करोड़ का करार किया है। लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के बाद उत्तराखंड के सीएम अपने राज्य के लिए कितना निवेश लेकर आए, ये निवेश जमीन पर कब उतरेगा, आज पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी दी। धामी ने बताया कि लंदन में अलग अलग इन्वेस्टर्स के साथ 1-to-1 मीटिंग हुई और बड़े निवेश पर करार भी किया गया। लगभग 12,500 करोड़ के अभी निवेश पर करार हुआ है और आगे के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है और हमको कुछ प्रस्ताव दिए भी हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रस्तावों पर क्योंकि एकदम से हमको प्रस्ताव मिले हैं और सभी पर हम तुरंत उस पर निर्णय नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ आकलन भी करना होता है। धामी ने बताया कि 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उत्तराखंड को बड़ी मात्रा में निवेश मिलेगा। धामी ने बताया कि उत्तराखंड के लिए अब 20,000 करोड़ से ज्यादा का करार हो चुका है। अभी तक 20,000 करोड़ हो गया, इसको 12,500 मिलाकर, क्योंकि लगभग 7,500 करोड़ यहाँ पर भी हमारा कर्टन रेजर के दिन भी हुआ था। धामी ने ये भी बताया कि G20 समिट के बाद भारत को लेकर दुनिया की सोच पहले से ज्यादा सकारात्मक हुई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है जीतन राम मांझी की। अमित शाह के आवास पर 15 मिनट तक ये मुलाकात चली। चुनाव में बिहार को लेकर दरअसल ये मुलाकात थी, जिसको लेकर मंथन हुआ है। 15 मिनट तक ये मुलाकात चली है और मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, आमोद राय और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी आमोद, बताइए। देखिए, जो जीतन राम मांझी की मुलाकात आज हुई है, बिहार में जो बदली परिस्थितियों में राजनीति है वो किस तरफ जा रही है और उसमें जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इन सब विषयों पे चर्चा हुई। और इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा 2 दिन पहले मिले थे, वो भी एनडीए के घटक दल बिहार में। जीतन राम मांझी खुद भी एनडीए घटक दल में है
तो अब चूंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सारी जो गठबंधन दलों की पार्टियां हैं इनके साथ समन्वय की बैठक अब शुरू हो गई है। और बिहार चूंकि बीजेपी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, वैसे में गृह मंत्री का जीतन राम मांझी से मिलना इस बात को लेकर हो सकता है कि उनको कितनी सीटें दी जाएंगी या किस तरह का एडजस्टमेंट होगा, विधानसभा आगे होना है उसमें क्या एडजस्टमेंट रहेगा। तो इन सब तमाम विषयों पर चर्चा जीतन राम मांझी के साथ गृह मंत्री की आज की बैठक में हो सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जी अमोद, आप बने रहें हमारे साथ। ये अगली बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। बीजेपी महासचिवों की बैठक शुरू हो गई है। जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की। विधानसभा चुनावों पर बीजेपी का मंथन जारी है। ये अहम बैठक है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जेपी नड्डा। अमोद, इस बैठक से क्या कुछ और अहम निकलकर सामने आने वाला है? देखिए, आज की जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि इस बैठक में कई कामों की समीक्षा हो रही है बीजेपी महामंत्रियों की इस बैठक में। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो है चुनाव की तैयारियों को लेकर आज एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और उस पर चर्चा होगी। उसके अलावा जो कार्यकर्ता संवाद बीजेपी कर रही है लगातार और ब्लॉक स्तर तक पंचायत वर्ग की जो बैठकें हुई हैं उनको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। कॉल सेंटर और विस्तारक योजना जो बीजेपी लगातार चला रही है उन सभी विषयों पे भी चर्चा होगी। लोकसभा प्रवास में जो आखिरी चरण में चल रहा है, जो बीजेपी कमजोर सीटों को टारगेट करने के लिए 165 सीटों को टारगेट किया हुआ है कि इस चुनाव में उसमें बेहतर परफॉर्म करना है, उसको लेकर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो आगामी राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इनको लेकर विस्तृत चर्चा होनी है। मध्य प्रदेश पर जो संगठन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, वो बात करेंगे। उसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर शिव प्रकाश अपने एक प्रेजेंटेशन देंगे। राजस्थान को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर बता दें आपको जो कि पाकिस्तान से सामने आ रही है, जो कि 2 बम धमाकों से दहल गया। बलूचिस्तान में आत्मघाती हमले में 52 लोगों की मौत हो गई है। ईद मिलाद के जुलूस के दौरान धमाका हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में भी मस्जिद में धमाका हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में जो धमाका हुआ है उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। तो 2 अलग अलग धमाकों में पाकिस्तान में जो खबर आ रही है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। एक धमाका बलूचिस्तान में हुआ है तो दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में। दोनों से ही जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। गुलाम अब्बास ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गुलाम, अभी का ताजा अपडेट क्या है इन धमाकों को लेकर आपके पास? देखिए, पाकिस्तान में आज टेररिज्म की 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो मस्तूम का इलाका है वहां पे ईद मिलाद नबी का जुलूस था, जिसके जुलूस के दौरान एक धमाका हुआ। उस धमाके के नतीजे में 52 लोगों की मौत हुई, 50 से करीब लोग घायल हुए, जिनमें से बड़ी तादाद में लोग अभी भी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ केपीके का जो डिस्ट्रिक्ट हंगू है वहां पर पुलिस लाइन की एक मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान जो खुतबा चल रहा था, 2 सुसाइड बम्बर्स ने वहां पर अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस के रोकने पर एक सुसाइड बम्बर तो बाहर ही मार गिराया गया, लेकिन दूसरा सुसाइड बम्बर अंदर घुसने में कामयाब हुआ, जिसने अपने आप को उड़ाया, जिसके बाद मस्जिद की छत गिरने से मलबे तले दब गए। नमाजी जो वहां पर थे वो सारे, और 4 लोगों की बॉडीज निकाली जा चुकी है, 12 घायल निकाले जा चुके हैं और अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग मलबे के नीचे हो सकते हैं, इसलिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो अगर बात की जाए तो लगभग 2 बड़े धमाके, एक बलूचिस्तान और एक केपीके में आज के दिन में हुए हैं और इन 2 धमाकों में 60 के करीब लोग जो हैं उनकी मौत हुई है और जबकि 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। गुलाम अब्बास, क्या खास तौर पर ईद मिलाद का जुलूस था, इस वजह से उसे टारगेट किया गया? जी देखिए, लग ऐसा ही रहा है कि ईद मिलाद नबी का जुलूस जो था उसको निशाना जानबूझ के बनाया गया। हालांकि टीटीपी की तरफ से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि हंगू और मस्तूम दोनों जगह पे होने वाले धमाकों से उनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन उसके बाद ये अब कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करता है? दाइश की तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं कि हो सकता है कि आईएस की तरफ से ये अटैक किया गया, खुरासान की तरफ से, लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन किसी तरफ से नहीं हो सकी। लेकिन दोनों रिलीजियस जो टारगेट थे वो दोनों रिलीजियस पॉइंट्स थे। एक ईद मिलाद नबी का जुलूस था, दूसरा नमाज जुमा था।
जिसपे टेररिस्टों ने टारगेट किया और जैसे कि मैंने बताया कि 60 के करीब लोग टोटल दोनों धमाकों में उनकी मौत हुई है, 100 से ज्यादा जो है वो घायल हैं और अभी भी कई लोग जो क्रिटिकल हैं उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है और डेथ टोल जो है अभी भी बढ़ने की शंका जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 बड़े धमाके आज पाकिस्तान में हुए हैं। ईद मिलाद का जुलूस है जैसा कि गुलाम अब्बास बता रहे थे, जिसे टारगेट करने की कोशिश की गई है एक तरफ, और शुक्रवार में जुमे की नमाज के लिए लोग मस्जिद पहुंचे हुए थे। दूसरा जो बड़ा हादसा हुआ है जहां पर मस्जिद में सुसाइड बॉम्बर्स पहुंचे हैं, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है इसमें मलबे में अभी भी कई सारे लोग दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है।